Yes, good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? A very good evening to all of you. good evening, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताना भाई सभी लोग. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. A very good evening to everyone. A very good evening to everyone. Please confirm, am I audible? Am I visible clearly to all of you? No video. यस बेटा, डीपीपी सॉल्यूशन आपका 1 प्रोवाइड कर दिया गया है. अभी इस क्लास के दौरान ही वो सॉल्यूशन आपका अपलोड हो जाएगा. डोंट वरी फॉर दैट. तो डीपीपी 1 का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा. ऑडियो वीडियो नहीं है. एक बार बेटा पहले सभी लोग कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? इज द ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. ऑडियो वीडियो क्लियर है? अभी सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कर रहे एक एक करके सभी बातें कर रहे हैं बेटा. डोंट वरी. डीपीपी कहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे, डीपीपी का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा आपको, और डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, ऑल द थिंग्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल. तो आई होप यू ऑल आर गुड. और आज गेट का रिजल्ट आ गया है. तो फाइनली गेट 2023 का रिजल्ट आ गया है. तो आप सभी लोग अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं हमारे साथ. हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया होगा, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी उन एक्सपेक्टेशन को वो फुलफिल कर पाए, और ये रिजल्ट उनके लिए बहुत सारी खुशियां, हैप्पीनेस लेके आया होगा. हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत करी, बट किसी भी वजह से जो रिजल्ट्स चाह रहे थे, जो रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाए, और एक बार हमें फिर से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा. यस. तो बिल्कुल थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है, थोड़ा सा मूड ऑफ भी होता है, बट मैं बिल्कुल ऐसे लोग को सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. ठीक है, टेक योर टाइम. 1-2 दिन अगर आपको रिलैक्स होना है तो आप हो जाइए, और उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, दैट इज गेट 2024 एग्जाम. बिकॉज हर एग्जाम की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. जैसे ही आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे, आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे. लास्ट टाइम जब आपने गेट को अपीयर किया, गेट 2023 को अपीयर किया, तो उस समय आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था. अब आपके पास एक एक्सपीरियंस है. अब आप एक अटेम्प्ट ले चुके हैं अपने गेट 2023 में. तो उस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, उसका एडवांटेज लेते हुए, गेट 2024 में बहुत ही बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है. जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक्स हुई, उनको रिपीट नहीं करना है. उनसे एक लर्निंग को लेना है, और उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छे से करते हुए उन रिजल्ट्स को अचीव करना है. ठीक है. तो बेटा आपके ऐप में जब आप विजिट करेंगे, पीडब्ल्यू ऐप पर विजिट करेंगे, तो एक रहता है आपका क्लासरूम का सेक्शन, जहां से आप इन लाइव क्लासेस को, या जो क्लासेस कंडक्ट हो चुकी हैं, उन रिकॉर्डेड क्लासेस को आप एक्सेस कर पाते हैं. यस. मैं बता रहा हूं डीपीपी कहां से एक्सेस कर पाएंगे. बेटा सभी लोग ध्यान से सुन लें. तो डीपीपी कैसे एक्सेस कर सकते हो, डीपीपी में क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एक बार देख लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए.
तो क्लासरूम के बगल में आपको मिलेगा डीपीपी का पीडीएफ। वहां पर इस तरीके से टैब बने हुए हैं, इस तरीके से अलग अलग टैब बने हुए हैं। तो यहाँ पर डीपीपी, डीपीपी का पीडीएफ, डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन, इस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज योर क्लासरूम, जहां पर अभी आप एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही आप डीपीपी पर जाएंगे तो आपको इस डीपीपी का पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको डीपीपी का पीडीएफ मिल जाएगा जस्ट आफ्टर द क्लास, ठीक है। तो जैसे कल हम लोगों ने क्लास कंडक्ट करी थी, जिस मेन जो डिस्कशन हुआ था हमारा, दैट वाज रिलेटेड टू द फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। और फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में कल हम लोगों ने 3-4 टॉपिक कंप्लीट भी कर लिए थे कि सर सर्वेइंग क्या होता है ये बता दीजिए, डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, डिवीजन ऑफ सर्वेइंग की हम लोगों ने बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बात कर ली थी, और ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग की बात कर ली थी, जहां पर आपने प्लान और मैप के बारे में डिस्कस किया था। तो एक आपको डीपीपी का पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस पीडीएफ में आंसर कीज प्रोवाइड की गई हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, यू विल गेट द पीडीएफ विद आंसर की। तो जनरली 8 to 9 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके डीपीपी में। देयर विल बी 8 to 9 क्वेश्चंस इन योर डीपीपी। तो आई थिंक जो कल की डीपीपी आपको प्रोवाइड की गई थी उसमें टोटल 9 क्वेश्चंस थे, यस। तो आप इस डीपीपी को डाउनलोड करिए और इस डीपीपी के साथ अब सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। केवल आपको आंसर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे कि इसकी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, सेकंड का बी है, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। क्योंकि जहां तक ऐसा माना जाता है कि अगर आपने क्लास को अटेंड किया है, टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बट सर मैंने जब आंसर देखा, बेटा सब उसी में ऐप का ही एक्सेस बता रहा हूं मैं, ठीक है दीपक, एक बार ट्राई करो, एक बार फीचर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, ऐप में ही बता रहा हूं। एक बार वो सभी लोग कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में जिनको ये डीपीपी 1 का पीडीएफ मिल गया था। एवरीवन प्लीज कंफर्म दोज हु गॉट द पीडीएफ ऑफ द डीपीपी 1, बिकॉज कुछ लोगों के डाउट्स भी आ रहे हैं, सर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट था, तो डेफिनेटली आपको उसका पीडीएफ मिल गया है, आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, तभी आप अपना डाउट पूछ पा रहे हैं। तो आई कैन सी इन द चैट बॉक्स, जिनको नहीं मिला है वो सभी लोग डीपीपी को एक्सेस कर पाए। हाँ कमिंग सून दिखा रहा, वो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन है बेटा, वो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशन है। डीपीपी से रिलेटेड वहां पर 2 टैब प्रोवाइड किए गए हैं, डीपीपी से रिलेटेड वहां पर 2 टैब प्रोवाइड किए गए हैं। आप जिस टैब में प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जिस टैब पे क्लिक कर रहे हैं, वहां पर आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन, जो कि अभी अपलोड होगा, यस। तो वही मैं बताने जा रहा था, पहला पार्ट है आपका डीपीपी का पीडीएफ विद आंसर की, जो कि आपको मिल गया होगा, और दूसरा यहां पर आपको डीपीपी से रिलेटेड जो टैब मिलेगा, वहां पर उसका मिलेगा आपको वीडियो सॉल्यूशन। यहां पर आपको मिलने वाला है वीडियो सॉल्यूशन, जहां पर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में। When DPP already provided from my side, team will upload it. Don't worry. तो शायद ये क्लास जब तक चल रही होगी, ये क्लास जब तक हम लोग कंप्लीट करेंगे, मीनवाइल ही आपका डीपीपी अपलोड हो जाएगा। आज का जो डीपीपी है वो कल मॉर्निंग में अपलोड हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है पूरा डीपीपी का गेम। एक डीपीपी आपको वीडियो पीडीएफ मिलेगा आंसर की के साथ, और एक उसका वीडियो मिलेगा सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन विल बी देयर। अभी सबको क्लियर हो गया डीपीपी के बारे में? आज का डीपीपी भी अपलोड हो गया होगा, पीडीएफ अपलोड हो गया होगा, वीडियो कल मॉर्निंग तक अपलोड होगा। बिल्कुल लीनियर मेजरमेंट का डीपीपी का पीडीएफ अपलोड हो गया होगा। तो एज द बैच इज स्टार्टेड, एवरीथिंग यू विल गेट इन अ सिस्टमैटिक वे, तो डोंट वरी फॉर दैट। मैं चाहूंगा कि एक बार सभी लोग, जितने भी लोग इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं अभी इस क्लास में प्रेजेंट हैं, आई विल प्रोवाइड यू मिनट और 2 मिनट टाइम। आप सभी लोग डीपीपी का पीडीएफ वाले सेक्शन को जरूर विजिट कर लें और चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें
कि हाँ सर फंडामेंटल का डीपीपी जो था वो मुझे दिख रहा है, मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेली डेली जगह आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 5 दिन 6 दिन बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर आपको डिफिकल्टी होगी। तो डेली रूटीन में हम लोग उसको ले लेंगे, एक एक करके हर क्लास के बाद क्या करते रहेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू 2 मिनट टाइम सो दैट यू ऑल कैन कंफर्म। जस्ट आप ऐप को खोलिए, चेक कर लीजिए, और अगर आपको डीपीपी मिल गया है, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 पीडीएफ वाला, तो चैट बॉक्स में एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो। स्पेशली दोस्त, स्पेशली दो स्टूडेंट जरूर कंफर्म करिए जिनको पहले डीपीपी एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। जो पहले डीपीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, आई होप इस एक्सप्लेनेशन के बाद नाउ यू आर एबल टू एक्सेस द डीपीपी। लीनियर मेजरमेंट का भी हो गया बिल्कुल। अभी वीडियो भी हो जाएगा, डोंट वरी, वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड हो जाएगा। तो बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, डोंट वरी, थोड़ा सा रिलैक्स रहा करिए, सारी चीजें एज इट इज आपको मिल जाएंगी। जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है, आपने अभी क्लास करना स्टार्ट किया है, तो हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा सा सिस्टम को समझने में, ऐप के साथ फैमिलियर होने में टाइम लगे, तो वो टाइम हमें देना है। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अरे सर अब क्या करें, अब ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है। उससे कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लॉस होगा, और ये बहुत नॉर्मल सी बात है। अभी आपने कल से क्लासेस स्टार्ट की, कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड करिए, ऐप को एक्सेस करिए, जो भी उनके फीचर्स हैं उनको एक्सप्लोर करिए। यू विल गेट ऑल द थिंग्स इन अ सिस्टमेटिक वे, इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे। चलें भाई, तो फिर आगे बातचीत शुरू करी जाए। अगर यहां तक का मुद्दा क्लियर है तो आगे बातचीत करी जाए। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग छूट गया था, कहाँ छूट गया था, कहाँ चले गए थे प्रणव? हाँ, कहाँ छूट गया था? क्या कल हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग के बारे में बात नहीं किया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर द प्लान और मैप? और जब कभी भी हम प्लान और मैप बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स को, बहुत सारे पॉइंट्स की पोजीशन की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना पड़ता है, और जहां पर हम यूज करते हैं सर्वेइंग को। ठीक है भाई, प्रणव याद आया? तो प्लान क्या होता है, जब हम अपने वॉट एवर फ्यूचर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑन द पीस ऑफ पेपर, दैट विल बी कंसीडर एज द प्लान। और जब हम किसी एग्जिस्टिंग ग्राउंड की डिटेल को, किसी एग्जिस्टिंग ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैप। ये कल हम लोगों ने डिस्कशन किया है क्लास में। तो एक मेरी बहुत रिक्वेस्ट है बेटा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। होता क्या है कि कई बार हम क्लासेस को बीच में स्किप कर देते हैं, क्लास अटेंड नहीं करते, और इस तरीके से बोलते हैं कि सर ये टॉपिक रह गया, वो रह गया। मेक श्योर कि जो कुछ भी बेटा आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं, आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, उससे होता क्या है, उससे होता ये रहेगा कि आपका बेसिकली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और लोगों का टाइम लॉस नहीं होगा। तो मेक श्योर कि जो कुछ भी आप पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो ऑथेंटिक है, सही है। तो उसके बाद उस चीज को आप डिस्कस कर सकते हैं। सेम बेटा सेम, कौशल, ठीक है, सेम है। चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे बातचीत कर ली जाए। चलिए, तो एक टॉपिक हमारा फंडामेंटल का रह गया, और आई कैन से 2 टॉपिक हमारे फंडामेंटल के रह गए, माइनर माइनर टॉपिक है, उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग बातचीत स्टार्ट करेंगे। नहीं मिली सर डीपीपी, यार चैट बॉक्स में हेल्प कर दो दीपक की। जिन लोगों ने अभी डीपीपी को जस्ट अभी इस क्लास में ही एक्सेस किया है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में उन्हें प्रोसेस बता दो।
तो दीपक को भी डीपीपी मिल जाएगी। दीपक अभी डीपीपी को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग भी अभी जस्ट पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, अभी उन्होंने एक्सेस कर लिया, तो एक बार मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उस प्रोसेस को चैट बॉक्स में बता दीजिए। तो बाकी सभी लोग जो अभी भी डीपीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो कर लें। तो रितु को भी नहीं मिल रही डीपीपी। कुछ स्टूडेंट है जिनको मैं अभी देख पा रहा हूं। वीकली शेड्यूल में जाइए भाई, बच्चे बोल रहे हैं वीकली शेड्यूल में जाइए। वीकली शेड्यूल में चेक करिए, वहां पर आपको डीपीपी के पीडीएफ मिल जाएंगे। यस, एवरीवन डू चेक वीकली शेड्यूल। मिल गई, बहुत बढ़िया। नाउ आई थिंक एवरीवन गॉट द डीपीपी। नहीं मिल रही सर डीपीपी, प्रमोद को अभी भी नहीं मिला। प्रमोद वेला बेटा, एक टैब आ रहा होगा वीकली शेड्यूल का, उस पर क्लिक कर दो। गो टू ऑल क्लासेस ऑफ सर्वेइंग, देन गो टू द वीकली शेड्यूल। तो अगर डीपीपी वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, चलो, तो मैं पूरा डिटेल, थैंक यू बेटा, किसी बच्चे ने बताया है और पूरा डिटेल्ड वे में बता दिया है। सबसे पहले तो थैंक यू। संभवी, संभवी ने पूरी डिटेल आपको बता दी। ध्यान से सुनिए, मैं यहां पर बता रहा हूं। माई बैच में जाइए, लेट्स स्टडी, देन गो टू द क्लासरूम, ऑल क्लासेस, चूज योर सब्जेक्ट, ऑल टॉपिक्स, ऑल कंटेंट, डीपीपी पीडीएफ। ये स्टेप बाय स्टेप है। और वीकली शेड्यूल के थ्रू अगर आप जाना चाह रहे हैं, वीकली शेड्यूल सर्वेइंग 15 मार्च। ठीक है, चलिए ठीक है। आई थिंक ये जरूरी था क्योंकि जस्ट वी हैव स्टार्टेड, तो जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग एक्सेस ना कर पा रहे हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चले भाई, तो अब मैं मान लूं कि बातचीत तो यहां तक की कंप्लीट हो गई। खेल शुरू किया जाए आज का। अरे बोलो, खेल शुरू किया जाए आज का। आओ खेलें, आओ खेलते हैं फिर। तो आज हम लोग बेटा बातचीत करने वाले हैं। आज टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो जैसा मैंने बताया, आपका फंडामेंटल का एक टॉपिक रह गया, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, और इसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे लीनियर मेजरमेंट में। और इस लेक्चर में हम लोग मेजरली बात करने वाले हैं लीनियर मेजरमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारे टॉपिक की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केल। ठीक है, तो कल एक क्वेश्चन शायद आपका स्केल से रिलेटेड भी था, तो हो सकता है वो क्वेश्चन अभी आपसे डीपीपी में सॉल्व ना हुआ हो। तो जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे, आप सभी क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी आज हम लोग बात करेंगे स्केल होता क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, श्रिंकेज स्केल, श्रिंकेज स्केल का क्या कंसेप्ट है, एक्सटेंडेड स्केल का क्या कंसेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। अगला डिस्कशन जो होगा, अगर हम कभी रॉन्ग स्केल ले लेते हैं तो क्या हमारे मेजरमेंट्स में, कैलकुलेशन में क्या गलती हो रही है, स्केल की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई स्केल इज नीडेड, ये सभी बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ स्केल क्या होते हैं, और वर्नियर स्केल और उनके, वर्नियर स्केल और उनके अलग अलग टाइप के बारे में भी बातचीत करने वाले हैं। इफ टाइम परमिट्स, तो वी विल ऑल्सो डिस्कस some important topics related to the linear measurement in this class, but ये टॉपिक हैं जो हम लोग कम से कम कंप्लीट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहला बातचीत कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, पहले एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, अगला जो टॉपिक था हमारा, दैट वाज डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, डिवीजन ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तीसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग,
क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोगों ने बातचीत की थी। और फोर्थ टॉपिक जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। यस। और अभी जो दो टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो बेटा होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग और नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो जैसे ही ये दो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग वाला पार्ट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं। और अब समय आ गया है जब कुछ सिद्धांतों की बात की जाए जीवन में, तो आओ भाई कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। चलो भाई, और एक चीज और समझ लो बेटा, कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। कभी कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैं आज सोच के आया हूं कि आज आपसे 5 टॉपिक डिस्कस करूंगा। ये मैं क्लास के पहले सोच के आया था। बट जैसा अभी आपने देखा कि कुछ आपके जेन्युइन क्वेरीज थी रिलेटेड टू द डीपीपी, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया और कुछ टाइम हम लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, कुछ टाइम कंज्यूम किया, कुछ टाइम लग गया वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से बताने में और समझाने में, जो कि प्लानिंग का पार्ट नहीं था। यस और नो? प्लानिंग तो यह था कि टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इतनी देर में तो मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर सकता था। बट आपकी प्रॉब्लम जो थी वो बहुत जेन्युइन थी, बच्चे डीपीपी को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो वो बताना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैंने वो डिस्कस किया। अब ये जो डीपीपी होती है वो क्लास के पहले ही प्रिपेयर हो जाती है। अब जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो ऑलरेडी मैं लीनियर मेजरमेंट का डीपीपी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। यस और नो? आप ऐप में देख भी पा रहे हैं। तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि 8 या 9 क्वेश्चन थे, उसमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा कि ये प्लान था कि आज वो टॉपिक तक हम लोग अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे, बट थोड़ा बहुत प्लानिंग और एक्चुअल परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है, होगा। ठीक है? ऑल्दो वी विल ट्राई कि कम से कम डिफरेंस हो, जो प्लानिंग जहां तक की गई उसको हम एज इट इज कंप्लीट करें। बट समटाइम्स ऐसे एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। बता इसलिए रहा हूं कि उस समय उस सिचुएशन में आप पैनिक ना हो। कोई टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होने के लिए, एक डीपीपी का आज मुझसे एक सवाल हुआ ही नहीं। वो सवाल इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि आपने अभी उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द प्लान कि कल मुझे यहां तक ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने थे। बट ठीक है, समटाइम्स देर इज कुछ चीजों में डिस्कशन रिक्वायर्ड होता है, तो वी कैन नॉट स्किप दैट डिस्कशन। क्लियर है? तो घबराओगे तो नहीं बिल्कुल? हाँ। तो इस खेल में कहां कहां पर घबराहट हो सकती है, उन सभी पॉइंट्स को एक एक करके मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ताकि बहुत स्मूथली, बहुत रिलैक्स वे में, बहुत प्रॉपर तरीके से आप सभी कंसेप्ट को समझ पाए। होता क्या है, जब हम अननेसेसरी किसी चीज का स्ट्रेस ले लेते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से, किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपकी सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट्स हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। वो हमें बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट तरीके में समझ में आने चाहिए। ठीक है? तो देयर में भी सम, आई थिंक इट इज एक्सेप्टेबल। बोलो भाई, ये एक्सेप्टेबल है? अगर बाई चांस एक दो टॉपिक अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो इतना एक्सेप्टेबल है? क्या बोलते हो? बोलो। तो वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी टॉपिक, कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा, जितना डिस्कशन हमें करना वो होगा। समटाइम्स जैसा मैंने कल आपको बोला था, क्लास में एक्सटेंड लिटिल बिट, और समटाइम्स क्लास आपकी टाइम से थोड़ा सा पहले भी ओवर हो सकती, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। तो वी आर लिटिल बिट फ्लेक्सिबल इन दैट केस। ओके? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई किसी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो डू नॉट गेट पैनिक। अब जैसे ऐसा मैंने क्यों बताया, कल एक क्वेश्चन आपका डीपीपी में प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग से भी रिलेटेड था, तो हो सकता है वो कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों से सॉल्व ना हुआ हो, क्योंकि वो टॉपिक हम लोगों ने कल कंप्लीट नहीं करा। तो
तो अभी आज कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आप उस क्वेश्चन को देखेंगे यू विल इजीली एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, वो भी करेक्टली। चलिए भाई, तो पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमें आज की क्लास में पढ़ना, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। अब जरा बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेरे लाल हिंदी में सिद्धांत। तुमने डायलॉग मारते हुए कई लोग को सुना होगा कि भाई मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सुना है कि नहीं सुना है? हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं, आप भी बोल देते हो, सभी लोग यूज करते हैं। कोई ऐसा काम आपको करने को बोला गया जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको नहीं लगता कि वो काम आपको करना चाहिए, तो आप उसके लिए डिनाई कर देते हो, बोलते नहीं नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। यस और नो? एक आइडियोलॉजी है, एक आपके पास एक तरीका है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का एडवांटेज क्या है? हम लाइफ में अननेसेसरी की ट्रबल नहीं चाहते। यस और नो? यही तो मतलब होता है। अब कोई भी गलत काम आप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने बोला कि नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं करूंगा तो जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो मेरे लिए फेवरेबल नहीं होंगे, इसलिए मैं इस काम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूं। तो जीवन में कुछ सिद्धांत हम फॉलो करते हैं, सभी लोग फॉलो करते हैं, सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। यस और नो? अब यहां पर सर्वेइंग में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई सिद्धांत की? सर्वेइंग में सिद्धांत की क्या जरूरत पड़ गई, सवाल ये है। तो मेरे लाल, तुम्हें पता है कि सर्वेइंग का मेन ऑब्जेक्टिव है हमें प्लान या मैप प्रिपेयर करना है, और जब हम प्लान या मैप प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत सारे पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। पोजीशन डिफाइन करना ही केवल मकसद नहीं है, पोजीशन डिफाइन करना ही केवल मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि हम उस पॉइंट की करेक्ट पोजीशन को डिफाइन करें। अरे एक्यूरेसी नाम की भी तो कोई चीज है। अब ये एक लाइन थी ग्राउंड में 10 मीटर की, और उसको मैं यहां पर अगर रिप्रेजेंट कर दूं पेपर में, अगर उसकी डिटेल को मैं रिप्रेजेंट कर दूं एज ए 9 मीटर, तो क्या मैंने इस लाइन को करेक्टली डिफाइन किया है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए और बी थे, इनकी पोजीशन को डिफाइन करते समय मैंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तभी तो ये 10 मीटर वाली लाइन अब 9 मीटर की हो गई है। यस और नो? बोलो भाई। तो केवल हम डिफाइन कर दें, कुछ भी डिफाइन कर दें, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम सभी पॉइंट्स की पोजीशन को करेक्टली डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक्यूरेटली डिफाइन करना चाह रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सर्वेइंग। कल आपने बहुत तरीके के सर्वेइंग की बात करी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग की बात करी थी, तो आपने बोला था सर हम चैन सर्वे करें, हम टेप सर्वे करें, हम टेक्योमेट्री करें, हम टोटल स्टेशन करें, हम ट्रैवर्स सर्वे करें, हम ट्रैंगुलेशन करें, सर हम लैंड सर्वे करें, हम मरीन सर्वे करें, हम जियोलॉजिकल सर्वे करें, हम कैडेस्ट्रियल सर्वे करें। अरे भैया कोई भी सर्वे करो, कोई भी सर्वे करो, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम जिस सर्वे की हेल्प से जिस भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं उसको हम करेक्टली डिफाइन करें, ताकि करेक्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम करेक्ट मैप या करेक्ट प्लान प्रिपेयर कर पाए। तो इसके लिए यहां पर आपको बेटा बोला गया कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं किसी भी सर्वेइंग में, तो वहां पर चांसेस ऑफ एरर जो होंगे वो कम से कम होंगे, गलती की संभावनाएं कम से कम होंगी, और जब गलती की संभावनाएं कम से कम होंगी तो आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली करेक्टली डिफाइन कर पाएंगे। और जब हमारे पास करेक्ट डेटा होगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, तो उस करेक्ट डेटा और करेक्ट इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम करेक्ट मैप भी प्रिपेयर कर पाएंगे, करेक्ट प्लान भी प्रिपेयर कर पाएंगे, और हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएंगे। जानना चाहते हो ऐसे प्रिंसिपल क्या हैं? जानना चाहते हो ऐसे क्या प्रिंसिपल्स हैं कि अगर हम उनको फॉलो करें तो हम अपने सर्वे वर्क में एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं, एरर को रिड्यूस कर सकते हैं? जानना चाहते हो तो बताया जाए। जानना चाहते हो तो बताया जाए। बोलो भाई। अरे बता दो चैट बॉक्स में, सभी लोग बता दो।
सभी लोग चैट बॉक्स में बता देंगे जानना चाहते हो। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में सभी लोग जानना चाहते हैं एनर्जी इतनी डाउन क्यों है भाई, कनेक्टिविटी ठीक है। देखो अगर कमेंट्स लगातार नहीं दिखते ना तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसलिए थोड़ा सा एक्टिव रहना है। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग डियर। मैं कितना एनर्जेटिक रहूंगा ये मेरे हाथ में तो नहीं है, वो उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास है। मेरा एनर्जी लेवल क्या रहने वाला है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। ओके, तो बिल्कुल जानना चाहते हो तो मैं बताऊंगा। बेटा पहला प्रिंसिपल बोलता सर्वेइंग का, दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल बोलता वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। यह आपका फर्स्ट प्रिंसिपल है। जब कभी भी इससे रिलेटेड कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर इंटेंशनली लिखा जाएगा पार्ट टू होल। दो चीजें हैं, होल टू पार्ट और पार्ट टू होल। डू रिमेंबर, पार्ट टू होल इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो केवल पहला प्रिंसिपल जो है दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सर एक बात बताएं सही सही, अब आपसे क्या छुपाना सर, अब आपको तो सब कुछ सच बता ही देते हम। सर ये जो आपने लिखा ना वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, हमें इन दोनों में किसी का मतलब समझ में नहीं आया। पता आपको ये बात, हमें ना वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब समझ में आया, ना वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल का मतलब समझ में आया। चलिए अब आप कह रहे हैं तो हम याद कर लेते हैं कि प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सर्वेइंग का प्रिंसिपल है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अभी समझाता हूं, एग्जाम्पल तो समझोगे, एग्जाम्पल तो समझोगे। तुम्हारे घर के पास कोई ना कोई होगा एक पार्क। पार्क जानते हो, पार्क हमारे कानपुर में उसको बोलते पार्क है, बहुत लोग उसको बोलते पार्क। हाँ, पार्क होता है कि पार्क होता है, पार्क होता है कि पार्क होता है। हम्म? तो पार्क तो जानते ही होगे, ग्राउंड समझ लो। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। चलो, तो मान लो ये एक कोई हमारे घर के पास क्या था, एक पार्क था, एक ग्राउंड था। ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ट्री लगा हुआ था, एक मान लो ये वॉकिंग ट्रैक इस तरीके से बना हुआ है, ये अपना वॉकिंग ट्रैक है। ये दुनिया भर के फीचर्स थे यहाँ पे। यहाँ पे चेयर एयर लगा रखी गई, बैठो मजे करो गप्पे मारो ये लो। हाँ, यहाँ पर कुछ चेयर एयर हम फाउंटेन आउंटेन लगा रखा गया है, कुछ इस तरीके का बढ़िया खुशनुमा माहौल है। ठीक है, ठीक है भाई। तो यहाँ मान लो आपको टहलने वहलने जाना रहता है तो बहुत सारे फीचर्स हैं। मैंने बोला कि मुझे इस जगह का चाहिए मैप। मैंने तुमसे क्या बोला कि मुझे इस जगह का चाहिए मैप। तुमने कहा सर मैप बनाना है, सर्वे करना पड़ेगा। तो अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को एज इट इज हमें कहां पर ले जाना है। अगर मैं बोल रहा हूं मुझे इस जगह का मैप बनाना है तो क्या मैं बोल सकता हूं आई हैव टू, हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि अब मुझे इस पूरी इंफॉर्मेशन को पेपर में ले जाने के लिए ये बहुत सारे पॉइंट्स की रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको दूसरे एग्जाम्पल में मैं ले चलता हूँ, थोड़ा इजी एग्जाम्पल कर देता हूँ। समझा दिया मैंने कि अब मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, इसका पेपर में एक मैप बनाना चाह रहा हूँ। इसका पेपर में मैं कुछ इस तरीके से एक मैप बनाना चाह रहा हूँ जहां पर मैं इन सभी डिटेल को, सभी ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट कर पाऊं। यही तो मैप होगा, यस और नो, यही तो मैप होगा। चलो, तो चलो एक थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको। मैंने ये रेक्टेंगुलर पार्क ले लिया जिसका ये आपका ग्राउंड है एक्चुअल में, और इसका आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं मैप। तो मुझे नहीं लगता है इस जगह का मैप बनाने के लिए, इस जगह का मैप बनाने के लिए मुझे कुछ पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया।
अब कुछ पॉइंट्स तो आप लोकेट करोगे किसी एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से। अगर मैं किसी इन सभी पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन कर दूं तो क्या उन पॉइंट्स को की डिटेल को मैं पेपर पे प्लॉट कर सकता हूं, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, समथिंग लाइक दिस, यस और नो? बोलो। अगर मुझे कैपिटल ए की रिलेटिव पोजीशन पता है, मैं कोई एक स्केल यूज कर लूंगा, और उस अभी पढ़ेंगे स्केल के बारे में भी, किसी ना किसी तरीके से मैं इस इंफॉर्मेशन को, ग्राउंड की इंफॉर्मेशन को पेपर पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब जरा ध्यान से समझना, जिस समय आप सर्वे कर रहे होंगे तो पहला प्रिंसिपल आपसे क्या बोलता है? पहला प्रिंसिपल बोलता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ, इसका आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि बेटा जब कभी भी आप सर्वे करिए, जिस भी जगह का आपको सर्वे करना है, सबसे पहले आप कुछ मेजर पॉइंट्स को एक्यूरेटली डिफाइन करिए। मेजर पॉइंट्स आप ऐसे समझ सकते हैं, मेजर पॉइंट्स या कंट्रोल पॉइंट्स, मेजर स्टेशन या कंट्रोल स्टेशन, जिससे आप उस जगह को एज ए होल पहले डिफाइन कर पाए। अगर मैंने इस पॉइंट ए बी सी डी को करेक्टली डिफाइन कर दिया तो क्या मैंने अपने ग्राउंड को एज अ होल डिफाइन कर दिया? क्या मैंने पूरे के पूरे ग्राउंड को डिफाइन कर दिया इन 4 पॉइंट की हेल्प से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी? बोलिए, बोलो मेरे लाल। तो एज पर द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, आप सबसे पहले उन पॉइंट्स को डिफाइन करिए जिससे आप अपने फीचर को, ग्राउंड को एज अ होल अच्छे तरीके से डिफाइन कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। ऐसा बोलता है पहला प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, जब आपने इस पूरे एरिया को डिफाइन कर लिया, अब आप चाहें तो इस पूरे एरिया को स्मॉल स्मॉल एरिया में क्या कर सकते हैं? डिवाइड करके, एक एक एरिया का सर्वे करके, एक एक पार्ट का सर्वे करके, इस तरीके से पूरे एरिया को कवर कर सकते हैं। इसका अपोजिट क्या हो सकता था? इसका अपोजिट ये हो सकता था कि ये मुझे ग्राउंड दिया गया था ए बी सी डी, ये ग्राउंड का मुझे सर्वे करना था, मैंने इसको पूरा एज अ होल डिफाइन नहीं किया, मैंने एज अ होल डिफाइन नहीं किया, और सबसे पहले मैंने क्या कर दिया? इसको पार्ट में डिवाइड करके ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया, ए बी सी डी, ये एरिया, ये स्टेशंस डिफाइन कर दिए। केवल मैंने क्या करा? केवल मैंने ये पार्ट डिफाइन करा। अब उसके बाद मैं एक एक पार्ट करके पूरे एरिया को कवर कर रहा हूं। दिस इज पार्ट टू होल, दिस इज पार्ट टू होल, दिस इज पार्ट टू होल, एंड दिस इज होल टू पार्ट, दिस इज होल टू पार्ट। सर्वेइंग क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब कभी भी सर्वे करो, किसी भी मेथड से करो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमेशा वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट करो। जिस भी जगह का आपको सर्वे करना है, जिस भी फीचर का आपको सर्वे करना है, डेटा कलेक्ट करना है, पहले उस एरिया को कुछ मेन पॉइंट्स की हेल्प से पूरे एरिया को आप डिफाइन कर दीजिए। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? आप अपने सर्वे की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, समझो। फॉर एग्जाम्पल, ए से लेके डी तक की जो डिस्टेंस है वो एल है, क्योंकि अब आपको ए पॉइंट भी पता है, डी पॉइंट भी पता है, तो ए और डी के बीच के डिस्टेंस को तो मेजर कर सकते हो ना। और ये जो पार्ट है, मान लो डिस्टेंस है L1, ये है L2, ये है L3, ये है L4 और ये है L5, तो मैं नहीं लगता है एट द एंड दिस L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 शुड बी इक्वल टू कैपिटल L। अब आपके पास एक तरीका है कि जो सर्वे वर्क आपने किया है, आप उसकी एक्यूरेसी को चेक भी कर सकते हैं, अगर आपने पहले उस पूरे एरिया को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। अभी तो एक बार भी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी तो पहली बार ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। हाँ, एक बार तो कंप्लीट हो जाने दो। निशांत, ठीक है बेटा?
हाँ, अगेन कहां से आ गया? आई होप यू गॉट द पॉइंट. Whole to part, first we are defining the entire area, entire whole area with the help of some control station. पार्ट टू होल में हम लोगों ने एक पार्ट को डिफाइन किया है. अब यहां पर क्या है, इसके बाद मैं अगला मेजरमेंट करूंगा. जो गलती पहले मेजरमेंट में हो गई है वो गलती दूसरे मेजरमेंट में ऐड हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा. वाई पार्ट टू नॉट, वाई नॉट पार्ट टू होल, वही बता रहा हूं. अब मान लीजिए अब आपने ये पॉइंट डिफाइन कर दिए. अब आप L1 मेजर करते हैं, कर लीजिए L1 मेजर. अब आपने L1 मेजर किया, फिर आपने L2 मेजर किया, फिर आपने L3 मेजर किया, फिर आपने L4 मेजर किया. तुमने ये जो मेजरमेंट किए हैं ये सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुमने ये पॉइंट और ये पॉइंट तो स्टार्टिंग में डिफाइन नहीं किए थे. बोलो किसका डाउट था? अमित. अगर मैं पार्ट टू होल सर्वे कर रहा हूं, एक पार्ट से अपने सर्वे वर्क को स्टार्ट करके पूरे एरिया को कवर कर रहा हूं, तो एट द एंड हाउ कैन आई क्रॉस चेक माई मेजरमेंट? टेल मी. तो मान लो पहले मेजरमेंट में अगर कोई गलती हुई थी 1 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, वो गलती इसमें ऐड हो जाएगी. इन दोनों मेजरमेंट की गलती क्या हो जाएगी? तीसरे मेजरमेंट में ऐड हो जाएगी. यस और नो? तो और हमारे पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है. इसको बोलते बेटा एक्यूमुलेशन ऑफ एरर. एक्यूमुलेशन ऑफ एरर. यहां पर गलतियां जो हैं वो ऐड होती चली जा रही हैं अगर हम पार्ट टू होल करते हैं तो. लेकिन अगर होल टू पार्ट करेंगे तो हम इस एक्यूमुलेशन ऑफ एरर को क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं. इसीलिए बोला गया कि जब कभी भी कोई भी सर्वे करो, ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट. नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए भाई दूसरे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं. दूसरा प्रिंसिपल थोड़ा सा क्या है इसको भी समझ लेते हैं. इन्होंने बोला टू लोकेट एनी पॉइंट टेक एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट. किसी किसी बुक में आपको ये ऐसा भी देखने को मिल जाएगा, या तो ये लिखा होगा या लिखा होगा टू लोकेट एनी पॉइंट टेक एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट. टेक एट लीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट. दोनों का मतलब एक ही है. क्या है मतलब समझो. अगर आप किसी फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट है P, अगर आप इस P पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं बेटा, अगर आप इस P पॉइंट की लोकेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है बिना रेफरेंस के तो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं ना. तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए हमारे को कम से कम एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस लो, या फिर कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट परफॉर्म करो. सर अगर मैं 3 पॉइंट से रेफरेंस ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है. सर मैं 4 पॉइंट से रेफरेंस ले लूं, 4 पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट को डिफाइन कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर को प्रॉब्लम तब होगी जब आप एक पॉइंट की हेल्प से या एक मेजरमेंट की हेल्प से किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने की, किसी पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे. तो अगर जब कभी भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हमें डिफाइन करना है, हम कम से कम 2 पॉइंट का रेफरेंस ले लें या कम से कम 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कर लें, तो हम इजीली उस पॉइंट को करेक्टली डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? बोल देखो ऐसे. तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट A है, ये B है और ये पॉइंट P है. अब मैं 2 पॉइंट के रेफरेंस से इस पॉइंट P को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या कर लिया, देखो मैंने 2 लीनियर मेजरमेंट कर लिए L1 और L2.
मिल जाएगा पॉइंट पी। बोलो भाई, अगर मैं इन्हीं दोनों पॉइंट ए और बी की हेल्प से इस पॉइंट पी को डिफाइन करना चाह रहा हूं, मैंने दो एंगुलर मेजरमेंट कर लिए, थीटा वन और थीटा टू। बोलो भाई, अगर मैं इन्हीं दोनों पॉइंट की हेल्प से पी पॉइंट को डिफाइन करना चाह रहा हूं, तो मैंने एक लीनियर मेजरमेंट कर लिया एल वन और एक एंगुलर मेजरमेंट कर लिया थीटा वन। बोलो, तो अगर आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करना चाह रहे हैं, करेक्टली डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो कम से कम दो पॉइंट लीजिए या फिर कम से कम दो इंडिपेंडेंट मेजरमेंट लीजिए। अब यहां पर मैंने पॉइंट तो एक लिया है, यहां पर मैंने एक ही पॉइंट से इसको डिफाइन किया है, लेकिन मेजरमेंट दो किए हैं। देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने L1 और L2 जो ये किए हैं, दीज आर द टू लीनियर मेजरमेंट, दीज आर द टू लीनियर मेजरमेंट। यहां पर मैंने क्या किया, थीटा वन और थीटा टू डिफाइन किया है। ये आपके क्या हैं, दीज आर द एंगुलर मेजरमेंट, ये आपके एंगुलर मेजरमेंट है। यहां पर L1 क्या है, लीनियर मेजरमेंट है, और थीटा वन क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है। थीटा वन क्या है, एंगुलर मेजरमेंट है। तो ये है तुम्हारा सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सभी लोग फटाफट चैट बॉक्स में बता देंगे। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स क्विकली, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये दो प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सही सर्वे वर्क कर पाएंगे, और सही सर्वे वर्क कर पाएंगे तो सही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे, और सही डेटा अगर कलेक्ट कर पाएंगे तो सही मैप बना पाएंगे। बोलिए बेटा। रिलेटिव पोजीशन और रेफरेंस पॉइंट पी विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी सर। रिलेटिव पोजीशन ऑफ रेफरेंस पॉइंट पी will be different, will be different with respect to A and B, definitely, definitely. But अगर we are measuring the L1 and L2, intersection will be only one point ना, intersection will be only one point ना डियर अमित। अगर मैं बोलूं, A पॉइंट से 10 मीटर पे और B पॉइंट से 12 मीटर पे एक पॉइंट है, तो वो एक ही पॉइंट तो होगा। We are talking about the intersection point. क्लियर अमित? अमित कंफर्म करो बेटा। अभी क्लियर है? क्लियर? चलिए, तो लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, दैट इज द ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो ये 6 टॉपिक है, ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। तो देखो बेटा, मैं यहां पर अभी किसी एक पर्टिकुलर सर्वे की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं चैन सर्वे की बात करूं, टेप सर्वे की बात करूं, थियोडोलाइट सर्वे की बात करूं। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इन जनरल सभी सर्वेइंग के बारे में कर रहे हैं, तभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग में। देखो यार, कोई भी सर्वे करो, कुछ जनरल चीजें हैं जो आप फॉलो करोगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, जब कभी भी कोई भी आप सर्वे कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, भले आप जियोलॉजिकल सर्वे करें, भले आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे कल शायद मैंने नहीं बताया, आज बता देता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होता है, जो आपके पुराने स्ट्रक्चर है, एंटीक स्ट्रक्चर है, मॉन्यूमेंट्स हैं आपके,
उनकी डिटेल को कलेक्ट करने के लिए जो हम सर्वे करते हैं उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, कभी कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो बेस्ड ऑन द पर्पस आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो होता क्या है, कोई भी आप सर्वे कर रहे हैं तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा? किसी भी ग्राउंड का, किसी भी फीचर का, मैंने आपको बोला कि भाई आपको वहां का जाकर डेटा कलेक्ट करके लाना है और उसका आपको मैप बनाना है, तो सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में क्या आएगी? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कहां से बातचीत को हम लोग स्टार्ट करेंगे? कहां से बातचीत को हम लोग स्टार्ट करेंगे? तो जाहिर सी बात है सर, सबसे पहले आप मुझसे बोलोगे सर हमें कुछ करनी पड़ेगी प्लानिंग। सर हमें कुछ करनी पड़ेगी प्लानिंग। बिल्कुल सही बात है, देखो बोल भी दिया। प्लानिंग में क्या प्लान करोगे कि सर जिस जगह का भी, जिस फीचर का भी आप मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, पहले मैं उसको समझूंगा, यस और नो। उसको देखने के बाद, समझने के बाद सर मैं ये डिसाइड करूंगा, मैं ये डिसाइड करूंगा कि हम सर्वेइंग के कौन से मेथड को यूज करें। बहुत तरीके के मेथड्स हमारे पास। वी हैव ऑल्सो क्लासिफाइड द सर्वेइंग बेस्ड ऑन द मेथड्स, यस और नो। हम ट्रैवर्सिंग करेंगे, हम ट्रैंगुलेशन करेंगे, हम क्या कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? हम टेक्योमेट्री सर्वे करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे करेंगे। सबसे पहले मुझे आप दिखा दीजिए जो भी फीचर है, जिसकी भी डिटेल आपको कलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला फेज जो होगा वो होगा प्लानिंग फेज। सबसे पहला फेज जो होगा वो होगा प्लानिंग फेज, मानते हो कि नहीं? तो मेथड्स हो गया। मेथड्स के बाद सर हम डिसाइड कर लेंगे कि सर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम एंगुलर मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। कि तो किसी भी पर्टिकुलर सर्वे के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करें, इस पे डिस्कशन होगा सर, ये हम प्लान करेंगे, यस और नो। कितनी डिटेलिंग रिक्वायर्ड है, कितना डिटेल में आपको सर्वे करना है, कितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कितना टाइम है, कितना पैसा है, कितने लोग हैं, कितनी एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है, ये सभी चीजें आप यहां पर डिसाइड करेंगे। ये है पहला ऑपरेशन सर्वेइंग का, जिसको आप बोल सकते हैं प्लानिंग। समझ गए? समझ गए, यस और नो? तो फर्स्ट जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज है, दैट इज द प्लानिंग फेज। मेथड्स, इंस्ट्रूमेंट्स, डिटेल, रिसोर्सेज, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, किस लेवल पे आपको डिटेल चाहिए, कम डिटेल को कलेक्ट करना है, ज्यादा डिटेल को कलेक्ट करना है, कम टाइम में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, ज्यादा टाइम में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। इन सभी चीजों के बारे में आप प्लान करेंगे और इसको हम बोल सकते हैं पहला ऑपरेशन, दैट इज द प्लानिंग। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? चलिए, मान लिया कि आपने प्लानिंग कर ली, मान लिया कि आपने प्लानिंग कर ली, अगला क्या? व्हाट नेक्स्ट? एक बार जब आपने प्लानिंग कर ली तो व्हाट नेक्स्ट? टेल मी बेटा, अगला स्टेप क्या होगा, अगला ऑपरेशन क्या होगा? बोलो। तो अगला, जब सब कुछ डिसाइड ही कर लिया है, तो फील्ड में जाओ और मेजरमेंट करना स्टार्ट करो। तो क्या मैं लिख सकता हूं फील्ड मेजरमेंट? सब कुछ डिसाइड करके फील्ड में जाएंगे और वहां पर मेजरमेंट्स करेंगे। कौन कौन से मेजरमेंट कर सकते हैं? लीनियर मेजरमेंट एंड एंगुलर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट करेंगे और एंगुलर मेजरमेंट करेंगे, यस। जाके तुमने फील्ड में कुछ लीनियर मेजरमेंट परफॉर्म किए, एंगुलर मेजरमेंट परफॉर्म किए, इसके बाद अगला काम क्या है? अगला काम है सर, हमारा पास जो भी डेटा आया है उसको हम मेंटेन करेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। बोलो। रिकॉर्डिंग ऑफ फील्ड डेटा। अब ऐसा थोड़ा कि फील्ड में मेजरमेंट करे और वहीं का वहीं सब भूल के चले आए। अरे किसी कॉपी में, डिजिटल फॉर्म में, किसी न किसी तरीके से जो भी मेजरमेंट आपने किए हैं उनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। बोलो, बताओ भाई। एक बार डेटा को कलेक्ट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया,
अब आके अब शुरू करेंगे ऑफिस वर्क। अब सर जो डेटा मेरे पास अवेलेबल है उस डेटा को प्रोसेस करके प्लान या मैप जो भी बनाना है आप उस डेटा को प्लॉट करिए, और यहां पर आप बना सकते हैं ऑफिस वर्क में प्लान और मैप। प्लान और मैप, तो वॉट एवर डेटा यू आर हैविंग नाउ, विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा यू कैन फाइनली प्रिपेयर द प्लान और मैप। क्या मैं बोल सकता हूं कोई भी सर्वेइंग हो, जनरल ऑपरेशंस यही रहने वाले हैं? बोलिए। क्या मैं बोल सकता हूं कोई भी सर्वेइंग की आप बात कर लो, कुछ जनरल फ्लो जो होगा वो कुछ इसी तरीके का रहने वाला है? बोलो बेटा। तो दीज आर सम बेसिक ऑपरेशंस इन सर्वेइंग जो आप फॉलो करते हैं। तो in this way we have completed our chapter number 1, that was the fundamental of surveying, and I hope the entire discussion related to the fundamental of surveying is clear to everyone। सभी टॉपिक को हम लोगों ने अपने एग्जाम की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, जिन एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, जितनी डेप्थ में नॉलेज हमें रिक्वायर्ड होना चाहिए उस लेवल पे सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। टोटल 6 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सब टॉपिक की अगर बात करें, पहला था डेफिनेशन ऑफ सर्वेइंग, दूसरा था डिवीजन ऑफ सर्वेइंग, तीसरा था क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, चौथा था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, पांचवा था ऑपरेशन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, और छठा टॉपिक हम लोगों ने भी कंप्लीट किया, दैट वाज ऑपरेशंस इन सर्वेइंग। एवरीवन कंफर्म इन द चैट बॉक्स if the discussion about all these topics are clear to everyone। चलें आगे बातचीत करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आइए। तो अब शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो मेन प्रिंसिपल थे, मैंने सब आपको बता दिया है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट के बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो ये आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टेटमेंट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं ताकि ये हेल्पफुल हो आपके लिए, जिनसे आप अपने नोट्स को भी इजिली अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की हम लोगों ने बात कर ली, और इसके बाद अगला जो डिस्कशन है ऑपरेशंस इन सर्वेइंग का था, तो वो भी ऑपरेशंस की बात कर ली हम लोगों ने। सबसे पहला काम क्या है, देयर मस्ट बी एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द चेक। जो कुछ भी आप सर्वे वर्क कर रहे हैं उसको आप चेक कर पाएं। प्लानिंग करेंगे, फील्ड में जाके डेटा को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद हम क्या करने वाले, उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, वेरियस मेजरमेंट परफॉर्म करेंगे। और मेजरमेंट में कल हम लोगों ने बात करी थी हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस। यहां तक का डिस्कशन हो गया कंप्लीट। अब अगला डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 2, दैट इज द लीनियर मेजरमेंट। दैट इज द लीनियर मेजरमेंट। कोई मेरा लाल मुझे बताएगा सर हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग ऑल टाइप्स ऑफ सर्वे में यूज करेंगे या किसी में? बेटा बताया था, कहाँ चले गए थे? थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जैसे जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो ऐसा थोड़ा है, सर मैं 2 सेकंड के लिए सो गया था बस, ऐसा होगा? काम चलेगा? अगर आप किसी एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं वाइल ड्राइविंग, क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि सर मैं बस सर केवल 2 सेकंड के लिए सोया था सर? 2 सेकंड बोलने में आपको सर 2 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा, पता है आपको? जितनी देर में आप बोलेंगे 2 सेकंड, उतनी देर में 2 सेकंड ओवर हो गए सर। केवल सर मैं 2 सेकंड के लिए सो गया था बस। हाँ? तो क्या आप ये, आपके पास ये लग्जरी है
कि वाइल ड्राइविंग आप 2 सेकंड के लिए भी सो पाए? बोलो। फिजिकली तो यहीं हो, मेंटली कहीं और चले गए थे। फिजिकली तो अनुराग यहीं हो तुम, मेंटली कहीं और चले गए थे, क्योंकि मैंने क्लियरली एक बार नहीं कई बार बोला कि ये जो प्रिंसिपल्स बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर एक सर्वेइंग के लिए नहीं है। इन जनरल हम लोग किसी भी सर्वेइंग की बात करें, जब कभी भी कोई भी सर्वे करेंगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करेंगे, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो एरर हमारी कम से कम होगी, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा होगी। ये पॉइंट मैंने उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय कई बार बोला। कहाँ थे तुम जब मैं ये बोल रहा था? अब ये बताओ। अब ये मत कहना कि सर आपने बोला नहीं। हाँ, क्लास को पीछे करके देखोगे, दिख जाऊंगा बोलता हुआ। हाँ, तो जब मैंने बोला और आप भी यहीं थे, तो भैया कहाँ चले गए थे? इसका मतलब ये तुम्हारा 2 सेकंड के लिए कहीं घूमने निकल गया था। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, क्लास में जब कोई डिस्कशन चल रहा है, तो आपके पास ये लग्जरी नहीं है कि हम 2-4 मिनट के लिए कहीं ऑफ ट्रैक हो जाएं। खेल खत्म। हाँ भाई, बोला था कि नहीं बोला था? ऐसा तो नहीं मुझे ही लग रहा हो। व्हाट अबाउट अदर्स? डिड आई मेंशन दिस पॉइंट? डिड आई मेंशन दिस पॉइंट ऑलरेडी? यस और नो? अरे बोल दो। तुम लोग को देख के गाना याद आ जाता, बोल दो ना जरा। हम्म, बोलो। तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो फुल कंसंट्रेशन मेरे भाई। तैयारी किसी और के लिए थोड़ा कर रहे हैं कि आधे अधूरे मन से कर रहे हैं? ये जो तैयारी है, ये गेट की जो प्रिपरेशन है, पीएसयू में जो नौकरी करेंगे, आईआईटी में जाके एमटेक जो करेंगे, हाँ, ये किसी और के लिए थोड़ा कर रहे हैं कि आधे अधूरे मन से लगे पड़े हैं? अबे अपने लिए कर रहे हैं, खुद खुद के लिए। और खुद के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें भी काम चलेगा नहीं ऐसे। हाँ, चलिए भाई। तो कोई मेरा लाल मुझे बताएगा कि लीनियर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? हम तो नहीं जानते, तुम ही बता दो। और पहली क्लास अगर तुमने अटेंड करी होगी तो तुम बता लोगे, ये भी गारंटी है, क्योंकि कल पढ़ा था हमने, आज हम भूल गए। हमें कौन सा पेपर देना? पेपर तो तुम्हें देना है ना, तुम याद रखो। हम क्यों याद रखें? हाँ, हम तो दे चुके पेपर। तो कल वाला डिस्कशन मैं भूल सकता हूं, आप नहीं भूल सकते हैं। तो बताइए मुझे, कोई मुझे बताएगा क्या ये वर्ड सुना सुना लग रहा है कि लीनियर मेजरमेंट क्या होता है? हाँ बिल्कुल सुना सुना लग रहा है, बच्चा बता भी रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन। ऐसी प्यारी सी डिस्टेंस को जहां तक मुझे याद आ रहा है हम बोलते थे हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो सर जब आप बोलेंगे लीनियर मेजरमेंट, मेरा सिंपल सा जवाब होगा मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंसेस, दैट्स इट। मेजरमेंट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो सर डिस्टेंस को मेजर करना है। अब ये डिस्टेंस कौन कौन सी होंगी, कितने तरीके की होंगी? हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होगी, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, इंक्लाइंड डिस्टेंस क्या होगी, वो सब बात की बात है। ठीक है। अभी जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, इस चैप्टर में हम लोग बातचीत करेंगे मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। और ये भी तुम्हें पता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या होती है? इफ द पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज अ हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो अभी मेरी इच्छा है कि मैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस को मेजर करूंगा। उसके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूं
चैन और टेप सर्वे के बारे में। उसके लिए मैं पढ़ूंगा चैन और टेप सर्वे के बारे में। आई होप आप सभी ने मेजरिंग टेप तो देखा ही होगा। बोलो भाई, बहुत बेसिक सी चीज है। मेजरिंग टेप जीवन में कभी ना कभी देखा है कि नहीं देखा है? बिल्कुल देखा है। तो मेजरिंग टेप अगर आपने देखा है, चैन भी हम लोग यूज करते हैं। चैन का यूज अब कम करते हैं, बट चैन को भी यूज किया जा सकता है दो पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो इस चैप्टर का प्योर ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इस चैप्टर में हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग इंक्लाइंड डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। हो जाएगा? आओ सर, चलिए, आप वो अलग बात है कि सिलेबस के हिसाब से तो मुझे चैन और टेप के बारे में बताएंगे, बट सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं? देखो यार, ऐसे कोई नया काम नहीं है ये। दिन भर में 10-15 मेजरमेंट कर डालते हैं इससे हम लोग। दिन भर में ऐसे कई मेजरमेंट कर लेते हैं, रफ मेजरमेंट। घर में तुम बैठे थे, कोई तुम्हारा फ्रेंड आया, घर के पास पहुंच गया लेकिन घर का रास्ता भूल गया है। एग्जैक्ट लोकेशन वो भूल गया, घर के कहीं आसपास है। उसने तुम्हें फोन किया कि भाई तुम्हारे घर के पास आ गए। अब कहाँ से आना है तुम्हारे घर ये समझ में नहीं आ रहा है। तुमने कहा कहाँ हो? तुमने बताया वो एक शॉप है ना उसके पास खड़े हुए हैं, उसने दोस्त ने तुम्हारे बताया। तुमने कहा अच्छा, अरे एक काम करो, शॉप से 4 कदम आगे आओ। 4 कदम आगे आके राइट टर्न ले लेना भाई। राइट टर्न लेने के बाद 10 कदम चलना, पहला वाला लेफ्ट ले लेना। वहीं खड़े हम, वही है घर मेरा। ये क्या है? ये क्या है? ये 4 कदम आओ फिर राइट टर्न ले लेना मेरे भाई। 4 कदम लीनियर मेजरमेंट है। राइट टर्न ले लेना, एंगल जो है तुम्हारा 90 डिग्री है, एंगुलर मेजरमेंट की तुम बात कर रहे थे। फिर 10 कदम चलना, ये लीनियर मेजरमेंट है। फिर लेफ्ट टर्न लेना, ये एंगुलर मेजरमेंट है। और इस तरीके को तो हम डेली फॉलो करते हैं। बोलो। तो ऐसा नहीं है कि आज ही हम लोग डिस्टेंस की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। ये काम सदियों से होता चला आ रहा है। जब तुम सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे थे तब भी ये काम हो रहा था। मानते हो कि नहीं? अब तुमने कहा सर ये लाइन है। पेन कहाँ चला गया? तुमने कहा सर ये लाइन है, सर बताइए इसकी डिस्टेंस क्या है। ना मेरे पास चैन है, ना मेरे पास टेप है, मेरे पास है जुगाड़। मैंने कहा अच्छा, 1 2 लो, ये लो, 1 2। करे हो बचपन में कि नहीं? बोलो हाँ ना में तो बोलो, जवाब तो दो। ऐसा करा है कभी कि नहीं? तुमने बोला सर 2 बार ऐसे ऐसे कर लो, ये डिस्टेंस आ जाएगी। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? अरे बोलो मेरे लाल, क्या कर रहे हो ये? बोलो। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज ही तो कर रहे हैं। दो पॉइंट के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो ही मेजर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं थी तो रफ मेजरमेंट भी कर लिए तो भी काम चल गया। बट जब यार तुम सिविल इंजीनियरिंग के कोई स्ट्रक्चर को बना रहे होगे, तुम कोई रोड बना रहे हो, तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तुम कोई कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तुम कोई डैम बना रहे हो, तो यहाँ ऐसे थोड़ा काम चलेगा लगे पड़े नापे। वहां पर तुम्हें चाहिए एक्यूरेसी। वहां पर तुम्हें चाहिए एक्यूरेसी, क्योंकि भैया ये जो मेरे यहां से यहां तक की डिस्टेंस है और तुम्हारी इतनी डिस्टेंस सेम नहीं होगी। जो तुम्हें 4 कदम और 10 कदम कर रहे थे ना, हर आदमी के कदम की डिस्टेंस सेम नहीं होती है। यस और नो? तो अब कुछ ढंग की बातें कर लें, अब कुछ एक्यूरेसी की बातें कर लें। इसके लिए तुम्हें कुछ चाहिए इंस्ट्रूमेंट। तो रफ मेजरमेंट भी हम करते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर हमें एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है,
जितना एडवांस इंस्ट्रूमेंट होगा, जितना सफिस्टिकेटेड नया टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंस्ट्रूमेंट होगा, उतने ही अच्छे तरीके से हम मेजरमेंट को परफॉर्म कर पाएंगे। एग्री करते हो? तो वही कुछ लिख दिया मैंने। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम टेप से मेजर कर सकते हैं, चैन से मेजर कर सकते हैं, टेक्योमीटर से मेजर कर सकते हैं, ईडीएम से मेजर कर सकते हैं। ईडीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनको बोलते हैं ईडीएमआई, इनको हम लोग बोलते हैं ईडीएमआई। ईडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? ईडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस? इसके बारे में आगे चल के डिस्कशन का पार्ट होगा। एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसकी हेल्प से आप डिस्टेंसेस का, मोर प्रिसाइजली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए। और हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कंपास। थियोडोलाइट की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं। टोटल स्टेशन एक इंस्ट्रूमेंट है। सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस को अगर मेजर करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं टेक्योमीटर यूज कर सकता हूं, लेवलिंग को मैं यूज कर सकता हूं, लेवल इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकता हूं, लाइक डंपी लेवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल डिस्टेंस। तो हर मेजरमेंट के लिए, और मैं आपको कल बता ही चुका हूं, पूरे सर्वेइंग में तुम्हें करने केवल दो ही तरीके के मेजरमेंट हैं। एक होगा लीनियर मेजरमेंट और दूसरा होगा एंगुलर मेजरमेंट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। एक होगा लीनियर मेजरमेंट और दूसरा होगा एंगुलर मेजरमेंट। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। वर्टिकल एंगल अगर कहीं मेजर करना होगा तो फिर से वही सेक्सटेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट की हेल्प से हम वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल को मेजर करने के लिए। तो दीज आर सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर, समझ गए। चलिए सर मुद्दे पे आते हैं। और अभी हमारा जो मुद्दा है वो है रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इस चैप्टर में जो हम बातचीत करने वाले हैं वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजरमेंट के बारे में करने वाले हैं। करिए साहब, किसने रोका? करिए, आइए। ठीक है, करेंगे, मेजरमेंट भी करेंगे। उसके पहले अब आते हैं मुद्दे पे, और मुद्दा है स्केल। स्केल क्या है? एग्जाम्पल तो समझो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक कोई पॉइंट है ए, ये दूसरा पॉइंट है बी, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। ये कहां पर मैं बात कर रहा हूं? ग्राउंड पे बात कर रहा हूं। तुम्हारी सहूलियत के लिए, तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बात और बता देता हूं। पूरे सब्जेक्ट में जहां पर भी मैं कैपिटल लेटर्स यूज करूंगा, इसका मतलब है मैं ग्राउंड के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जब मैं स्मॉल लेटर्स यूज करूंगा, इसका मतलब है मैं वो पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो पेपर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सही रहेगा? तो जब कभी भी कैपिटल लिख दूं, इसका मतलब क्या है? ग्राउंड पे तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। तो ये ग्राउंड की सिचुएशन है, कोई दो पॉइंट है ए और बी, और मान लो उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है, अब मुझसे कहा गया एक मैप बनाइए। मैप बनाना है मुझे पेपर में, मैप बनाना है मुझे एक छोटे से पेपर में। और मैप का मतलब क्या होता है भैया? तुम अगर किसी जगह का मैप आपको दिया जा रहा है, तो अगर आप उस जगह को फिजिकली नहीं जाके देख रहे हैं तो मैप की हेल्प से भी आपको बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यही तो पर्पस है मैप का। यस और नो? यही तो पर्पस है कि आपके पास अगर किसी भी जगह का मैप अवेलेबल है तो मैप की हेल्प से ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको उस जगह पर फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही मतलब होता है मैप का। यस और नो? बोलो मेरे लाल। तो मतलब अब ये मुझे ए बी लाइन रिप्रेजेंट करनी है, तो एज इट इज रिप्रेजेंट करने के लिए या तो मैं 100 मीटर का पेपर लाऊं, या तो मैं 100 मीटर का पेपर लाऊं। आप मुझे बताओ, क्या इतना बड़ा पेपर अरेंज करना, क्या इतना बड़ा पेपर अरेंज करना पॉसिबल है? मान लो हम ले भी आए तो मैप बना के भैया उसको
संभाल पाना भी तो मुश्किल होगा। यस और नो, बोलो। तो पेपर तो छोटा ही होगा, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करनी 100 मीटर। तो यहां पर मैंने कंसेप्ट यूज कर लिया, और उस प्यारे से कंसेप्ट को मैंने बोल दिया मेरे लाल, स्केल। स्केल को मैंने डिफाइन किया, मैंने बोला इट इज द मैप डिस्टेंस, इट इज द मैप डिस्टेंस डिवाइड बाय द ग्राउंड डिस्टेंस। खेल खत्म। मैंने मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया, रिलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्केल। So how we can define the scale? How we can define the scale? Scale आप बोल सकते हो, it is the ratio of map distance and ground distance। अब इसी AB डिस्टेंस को मैंने पेपर में रिप्रेजेंट किया 10 सेंटीमीटर से। इसी कैपिटल AB को मैं पेपर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्मॉल AB की हेल्प से, और जो 100 मीटर की लाइन थी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 10 सेंटीमीटर से ऑन द पेपर। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि मैंने ये जो मैप बनाया है उसका स्केल क्या है? ये जो मैंने मैप यहां पर प्रिपेयर किया है बेटा, इसका स्केल क्या होगा? क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? बोलिए। क्या कोई भी बच्चा मुझे यहां पर स्केल के बारे में बता सकता है? टेल मी। बिल्कुल सही मेरे लाल। तो आपने बोला सर मैप में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, ग्राउंड में जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। तो अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये जो स्केल है वो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब मैं चैट बॉक्स में देख पा रहा हूं कुछ लोग आंसर सही दे रहे हैं, आंसर सही है, बट तरीके सबके अलग अलग हैं। जैसे कुछ लोग ऐसा आंसर दे रहे हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब क्या है? जो ग्राउंड का 10 मीटर है उसको मैं पेपर में रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेंटीमीटर से। जो ग्राउंड का 10 मीटर है उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 सेंटीमीटर से। बोलो, यही मतलब हुआ ना? कुछ लोग हैं जो 1:n के फॉर्म में भी आंसर दे रहे हैं, वो यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं। गलत नहीं है वो, गलत नहीं है। अभी मैंने आपको समझाया स्केल, और अगली बात जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल। वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्केल। तो बेटा आप स्केल को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब सेम ही रहता है, मतलब सेम ही रहता है। जरा देखिए कैसे। तो पहला आपने बोला इंजीनियर्स स्केल, दो ही के बारे में बात करेंगे, इंजीनियर्स और आरएफ। ये जो रिप्रेजेंटेशन आपने स्केल का किया है 1 सेंटीमीटर ऑन द पेपर विल बी इक्वल टू 10 मीटर ऑन द ग्राउंड। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। ये एग्जाम्पल है, इसको याद मत कर लेना। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेटा इसको बोलते हैं हम लोग इंजीनियर्स स्केल। वो लिखा हुआ है हेयर 1 सेंटीमीटर ऑन द प्लान और मैप रिप्रेजेंट सम होल नंबर ऑफ द मीटर्स ऑन द ग्राउंड, समथिंग लाइक दिस। तो जब कभी भी आप स्केल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियर्स स्केल। यही एक तरीका नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आप किसी स्केल को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सवाल आता है कि सर जब हम स्केल को ऑलरेडी इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे
तो फिर ये इंजीनियर्स स्केल की यूज क्या पड़ गई? तो फिर हमें ये इंजीनियर्स स्केल की जरूरत क्या पड़ गई? यस और नो? यही आप जानना चाह रहे हैं? अभी बताता हूं। पहले समझ लीजिए इंजीनियर्स आरएफ के फॉर्म में हम स्केल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने बोला हेयर वन यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द प्लान और मैप रिप्रेजेंट सम नंबर ऑफ सेम यूनिट्स, सम नंबर ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड। सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। लो समझो। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक स्केल लिखा था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। यही यही था एग्जाम्पल। देखो इसी सेम स्केल को आरएफ के फॉर्म में भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। जैसे अगर मैं इसी सेम स्केल का आरएफ निकालूं तो मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर। क्या लिखा आपने? हेयर वन यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द प्लान और मैप रिप्रेजेंट सम नंबर ऑफ सेम यूनिट्स ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड। एक काम करो, ये 1 सेंटीमीटर बना रहने दो, इस 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें। बोलो भाई, इस 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो हो जाएगा 10 × 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गायब हो गया, ये आ गया 1/1000। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? कोई भी एक यूनिट ले लो, 1 सेंटीमीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर ग्राउंड के बराबर होगा। 1 मीटर जो पेपर में होगा वो 1000 मीटर ऑन ग्राउंड के बराबर होगा। मतलब क्या इस आरएफ की कोई यूनिट होगी? बताइए, क्या इस आरएफ की कोई यूनिट होगी? टेल मी, क्या इस आरएफ की कोई यूनिट होगी? क्या इस आरएफ की कोई यूनिट होगी? यस और नो? टेल मी, will there be any unit of this RF will don't have any unitless। तो मेन मुद्दा यह है कि सर जब हम स्केल को इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे तो आपने आरएफ के फॉर्म में स्केल को रिप्रेजेंट क्यों किया? ऐसा सवाल आ रहा है किसी के दिमाग में? ऐसा सवाल आ रहा है किसी के दिमाग में? सर जब हमारा स्केल को हम इंजीनियर्स स्केल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे तो फिर आपने उसको आरएफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों किया? पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? जब आप किसी भी, देखो यार, लेंथ को मेजर करने के लिए कोई यूनिट एक ही यूनिट तो है नहीं। अरे सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, फीट हो गया, इंच हो गया, अलग अलग यूनिट सिस्टम है ना। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कई कई यूनिट्स है ना। अगर मुझे कभी भी एसआरएफ का सबसे बड़ा दो यूज है, अगर मुझे किसी भी स्केल का, अगर मुझे किसी भी स्केल का इक्विवेलेंट स्केल पता लगाना है, अगर आपको दो स्केल दिए गए हैं जो कि अलग अलग यूनिट सिस्टम में हैं, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे, और मुझे पता करना है कि इक्विवेलेंट स्केल क्या होगा, दोनों का मतलब सेम हो, ऐसा स्केल क्या होगा दोनों की मीनिंग सेम हो, तो आप स्केल का आरएफ निकाल लीजिए। या अगर आपको कभी भी दो स्केल को कंपेयर करना है, दो स्केल को कंपेयर करना है, कौन सा स्केल लार्ज स्केल है, कौन सा स्केल स्मॉल स्केल है, तो यूनिट में कंपेयर करने में आपको हो जाएगा कंफ्यूजन और हो जाएगी गलती। तो हम जब कभी भी कोई दो स्केल या दो से ज्यादा स्केल को हमें कंपेयर करना होगा तो हम अलग अलग यूनिट सिस्टम में काम ना करके हम उन दोनों स्केल का आरएफ निकाल लेंगे। और आरएफ की कोई यूनिट होती नहीं है, आरएफ की कोई यूनिट होती नहीं है। और जब हम आरएफ निकाल लेंगे तो आरएफ को कंपेयर करके हम बता देंगे कौन सा स्केल स्मॉल स्केल है और कौन सा स्केल लार्ज स्केल है।
ये मतलब है, ये यूज है आरएफ का। सर एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। लो भाई, तो एक एग्जाम्पल देखो। मैंने बोला एक पहला स्केल मैंने आपको दिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, और दूसरा स्केल मैंने दिया आपको 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट। 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट। बताओ इन दोनों स्केल में कौन सा स्केल लार्ज स्केल है और कौन सा स्केल स्मॉल स्केल है? बोलो भाई। इन दोनों में से कौन सा स्केल लार्ज स्केल है और कौन सा स्केल स्मॉल स्केल है? तो सर जाहिर सी बात है, दोनों का यूनिट सिस्टम अलग अलग है। ऐसे देख के बताने में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे देख के बताने में हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। आओ खेलें, आओ खेलो। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, इन दोनों स्केल का निकाल लेते हैं आरएफ। 1 सेंटीमीटर बाई 10 × 100 सेंटीमीटर। तो पहले स्केल का आरएफ आ गया 1/1000। ठीक है, पहले स्केल का आरएफ आ गया 1/1000। इसका सर आरएफ निकालते हैं। तो आपने लिखा 1 इंच, आपने लिखा 1 इंच इज इक्वल टू 50 फीट। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं 1 इंच डिवाइड बाई 50 × 12 इंच। इंच से इंच गैप हो गया, तो 12×5 = 60। तो ये आ गया 1/600। तो सर दूसरे स्केल का आरएफ आ रहा है 1/600, और पहले स्केल का आरएफ आ रहा है दैट इज 1/1000। भैया तुम चलो स्केल कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों नंबर तो कंपेयर कर लोगे। अरे कैलकुलेटर यूज कर लो, ज्यादा तकलीफ है तो। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? हद है मतलब। अब हम कैलकुलेटर सही करके बताएंगे। हैं? तो भैया दिख रहा है कि आरएफ जो फर्स्ट स्केल का है वो कम है आरएफ ऑफ सेकंड स्केल से। ये तुम्हारा स्मॉल स्केल हो गया, ये तुम्हारा लार्ज स्केल हो गया। जिसका आरएफ ज्यादा वो स्केल बड़ा, जिसका आरएफ कम वो स्केल छोटा। खेल खत्म। तो यूनिट सिस्टम में हो रहा था कंफ्यूजन, हमने यूनिट को कर दिया गैप। यूनिट सिस्टम में हो रहा था कंफ्यूजन, तो हमने यूनिट को कर दिया गैप। और जैसे ही यूनिट को गैप किया, हमने सिंपली आरएफ को कंपेयर किया, और आरएफ को कंपेयर करने के बाद हमने उन स्केल को कंपेयर कर लिया। यूज समझ में आया? मान लो इसका आरएफ आता 1/1000 और इसका भी आरएफ आता 1/1000, हम बोल देते ये दोनों स्केल इक्विवेलेंट स्केल हैं। अगर किन्हीं दो स्केल का आरएफ सेम है, अगर किन्हीं दो स्केल का आरएफ सेम है, तो हम ये बोल देते कि ये जो दोनों ही स्केल हैं ये इक्विवेलेंट स्केल है। क्लियर है बेटा? बोलो। तो स्केल क्या होता है, स्केल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और खासकर आरएफ का क्या यूज है, ये बात अगर सभी को क्लियर है तो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। Please confirm in the chat box if the discussion till now is clear to everyone. Any doubt to anyone? चलिए, तो ये कुछ स्केल की बेसिक सी बात कर ली हम लोगों ने। अब आते हैं अगले मुद्दे पे,
और अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द श्रिंकेज ऑफ स्केल। दैट इज द श्रिंकेज ऑफ स्केल। और जरा समझते हैं, कुछ पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ श्रिंकेज की। देखो दो कंसेप्ट है, एक है श्रिंकेज और एक है एक्सटेंशन। एक बता दूंगा, एक अपने आप समझ जाओगे। तो श्रिंकेज स्केल हो गया, और सेम कंसेप्ट ऐसा देखने को मिलेगा, कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड स्केल। श्रिंकेज स्केल एंड कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड स्केल, जरा इसको समझिए। देखो होता क्या है, मान लो, कहानी सुनो। मान लो ये कोई एक मैप है, ये हमने बनाया था सन 2000 में। यहां पर ए बी जो डिस्टेंस थी वो थी 10 सेंटीमीटर, और यहां पर जो स्केल लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। कोई भी मैप बनेगा तो स्केल पे तो बनेगा ही। यस यस, बिल्कुल यू आर राइट। तो ये कोई एक मैप बनाया था, कागज का टुकड़ा है। समय के साथ मॉइस्चर वेरिएशन की वजह से मान लो ये कागज क्या कर गया, श्रंक कर गया। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो वही तो लिखा था, क्या कुछ गलत लिख दिया क्या? 1 फीट में 12 इंच होते हैं। पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बोलो भाई, पूछ रहे हो या बता रहे हो? बोलो। अरे बोलो बेटा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं। कहाँ चले गए? क्या नाम है? निशांत। हाँ बेटा, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। चलें आगे चलें? ओके हाँ, बिल्कुल 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि फॉर एग्जाम्पल एक कोई मैंने मैप बनाया था कागज पे, उसका ओरिजिनल जो स्केल था वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर था। और यहां पर मैंने इस ओरिजिनल मैप में ये डिस्टेंस मेजर करी ए बी। तो ये ए बी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो क्या ग्राउंड में ए बी के बीच की डिस्टेंस बता पाओगे? क्या ग्राउंड में पॉइंट कैपिटल ए बी के बीच में कितनी एक्चुअल डिस्टेंस रही होगी, क्या इस मैप को देखकर आप बता सकते हैं? बोलिए। क्या इस मैप को ये देखकर आप ये बता सकते हैं कि ग्राउंड पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, बेस्ड ऑन दिस स्केल और ये मैप डिस्टेंस की हेल्प से मैं बता सकता हूं कि ग्राउंड में इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस रही होगी 100 मीटर। इतना तो समझ ही गए, इतना तो समझ ही गए। दिक्कत पता है कहाँ आ रही है? दिक्कत बेटा हमें आ रही है कि अब जब मैंने इस मैप को निकाला सन 2023 में, तो किसी भी रीजन की वजह से ये मैप क्या कर गया है, श्रंक कर गया है। इसका साइज क्या है, वो रिड्यूस हो गया है। मैं श्रिंकेज वाले कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेम कंसेप्ट आप एक्सटेंशन के केस में भी लगा सकते हैं। ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी वजह से ये जो कागज का टुकड़ा था वो श्रिंक कर गया है। यार एक बात बताओ, अगर इस मैप का साइज रिड्यूस करेगा तो क्या इसमें जो लिखा है, इसमें जो बना है, वो चेंज हो जाएगा? पेपर का साइज अगर कम ज्यादा हो गया तो जो लिखा था, ओरिजिनली लिखा तो वही रहेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि ए बी सी डी लिखा था,
साइज छोटा हो गया तो काखा गागा लिख गया, ऐसा तो नहीं होगा ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? कागज श्रिंक हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो चीज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन थी रहेगी तो वही ना। करा चेंज होगा? अरे मेरे भाई, यहां पर लिखा हुआ था हिंदी में, साइज कम ज्यादा होगा तो अंग्रेजी में लिख जाएगा? ये पूछ रहा हूं मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन तो सेम ही होगी ना। लेंथ में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये जो लाइन आपको ए बी दिखेगी, देखो तो यहां पर लिखा हुआ था स्केल, वो तो अभी भी वैसे ही लिखा होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। जो स्केल वहां पर पहले मेंशन था, वही स्केल अभी भी यहां पर भी मेंशन है। जो स्केल हमारा पहले मेंशन था, वही स्केल अभी यहां पर भी मेंशन है। लेकिन जो डिस्टेंस पहले 10 सेंटीमीटर आ रही थी नापने में, अब सर यह आ रही है 9 सेंटीमीटर। मतलब ये अगर हमारा ओरिजिनल मैप था, ये अगर हमारा ओरिजिनल मैप था, तो अब आप बोलना सर ये जो है हमारा वो श्रंक मैप है। अगर मैं श्रंक मैप के हिसाब से, स्केल चेंज हो जाएगा लेकिन लिखा हुआ चेंज नहीं होगा, ये पॉइंट है मेरा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्केल चेंज हो जाएगा, बट जो लिखा हुआ स्केल है वो तो चेंज नहीं होगा ना। तो हमें तो वही दिखेगा ना जो लिखा हुआ है। हम तो वही देख पाएंगे ना जो लिखा हुआ है मेरे लाल, यस और नो? बोलो बेटा। हमें तो वही दिखेगा ना जो लिखा हुआ है। तो अब मैंने अगर इसके ये मैप मुझे आज मिला, मुझे नहीं पता श्रंक हुआ कि एक्सटेंड हुआ है, मैंने ये मेजर किया, 9 सेंटीमीटर आया, ये स्केल लिखा हुआ था, उसके हिसाब से ए बी कितना हो जाएगा? 90 मीटर। भैया मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या? ये पॉइंट ए और बी जो ग्राउंड के पॉइंट थे, ये फिक्स पॉइंट हैं। ए और बी ग्राउंड के फिक्स पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस बदल नहीं सकती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तुम्हारा मैप श्रंक करे, एक्सटेंड करे, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। दो फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बदल कैसे जाएगी? ये फर्क पड़ रहा देखो। विक्की पूछ रहा है जो लिखा हुआ वही देखेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अब तुमने ये ए बी मेजर किया, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर आया। सुन तो लो विक्की, कैसे जब श्रंक हो गया है तो ये पॉइंट पास पास नहीं आ जाएंगे? बोलो। बिल्कुल लाइव देखना चाह रहे हो क्या? जब आपका मैप श्रंक कर गया है, तो अब ये दो पॉइंट पास पास नहीं आ जाएंगे? 1 मिनट रुको, तुम्हें दिखाते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। अरे मेरे लाल, डेटा नहीं लिखा हुआ है, केवल ये स्केल लिखा हुआ है। ये तो आप मेजर कर रहे थे, जिन भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको मेजर करना था, आप स्केल मैप में मेजर कर रहे थे और इस स्केल की हेल्प से डिस्टेंस निकाल ले रहे थे। देखो ये मान लो तुम्हारा ओरिजिनल मैप था। अब मेरे पास पेन नहीं तो अभी तुम्हें इतना कठिन नहीं समझ जाओगे। बिल्कुल। अब ये किसी भी वजह से मैप क्या कर गया, श्रंक कर गया, तो कोई भी दो पॉइंट जो इसमें ए और बी थे, वो पहले के कंपैरिजन में पास आ जाएंगे ना। वो पहले के कंपैरिजन में पास आ जाएंगे ना।
बिल्कुल। तो वही मैंने बोला कि भैया डिस्टेंस बदल गई, इसका मतलब क्या है? अब इस मैप का स्केल, ये स्केल वैलिड नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस श्रृंक मैप की हेल्प से भी हम करेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पाएं, तो तुम्हें ये जो श्रृंक मैप है इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा श्रृंक स्केल। अगर किसी तरीके से मुझे इस श्रृंक मैप का श्रृंक स्केल या रिवाइज्ड स्केल पता चल जाए, तो फिर मैं इसी मैप की हेल्प से इस करेक्ट डिस्टेंस को भी फाइंड आउट कर पाऊंगा। क्लियर है? क्लियर है? तो सवाल ये है कि अगर किसी भी रीजन से हमारा मैप जो है वो श्रंक कर गया है या फिर एक्सटेंड कर गया है, तो हम रिवाइज्ड स्केल कैसे निकालें? हम रिवाइज्ड स्केल कैसे निकालें? तो अभी बता देता हूं, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है। तो आप लिख सकते हैं श्रंक स्केल जो होता है, और सभी के सभी देखो यूनिट में हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। और जब हम यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हैं तो फिर हम आरएफ के टर्म्स में बात करेंगे। जब हम यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना चाह रहे हैं तो हम आरएफ के टर्म्स में बात करेंगे। तो मैंने बोला श्रंक स्केल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर, दैट विल बी इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। और ओरिजिनल स्केल का भी यहां पर क्या यूज करने वाले हम लोग? आरएफ यूज करने वाले हैं। श्रिंकेज फैक्टर, आवाज नहीं आ रही है? ऑडियो क्लियर? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देना। ऑडियो क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म। ऑडियो क्लियर है? सार्थक बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो। अभी क्लियर है सबको? तो अब ये श्रिंकेज फैक्टर क्या होता है? तो मैं लिख सकता हूं श्रिंकेज फैक्टर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ ऑफ लाइन, shrunk length of the line divide by the original length of the line, divide by the original length of line। इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं श्रिंकेज फैक्टर। और मेरे लाल, अगर एक बार आपको श्रंक स्केल पता चल गया, अगर एक बार आपको श्रंक स्केल पता चल गया, तो श्रंक स्केल और श्रंक मैप की हेल्प से आप सभी डिस्टेंसेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये पूरी कहानी थी आपके श्रंक स्केल की। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एक्सटेंडेड स्केल की, तो एक्सटेंडेड स्केल हो जाएगा एक्सटेंशन फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। एक्सटेंशन फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइड बाय द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द लाइन। क्लियर है? श्रंक स्केल, श्रंक मैप के लिए बात कर रहा हूं बेटा। जो मैप आपका श्रंक हो गया है, जो मैप आपका एक्सटेंड हो गया है, उसी के रिवाइज्ड स्केल को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी के रिवाइज्ड स्केल को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। बोलो बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? यस और नो? चलिए, तो और भी कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो करेक्ट डिस्टेंस ऑन द मैप विल बी इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज फैक्टर, अभी मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं, सिमिलरली अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो एरिया निकालने के लिए व्हाट वी कैन डू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया, एरिया विल बी इक्वल टू एल इंटू बी। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ,
तो भैया दो डायमेंशन है, तो श्रिंकेज फैक्टर का स्क्वायर कर दें? बोलो। जब एक डिस्टेंस की आप बात करो तो आपने श्रिंकेज फैक्टर लिया, जब आप एरिया की बात करोगे जहां पर दो डायमेंशन है L इंटू बी, L के लिए श्रिंकेज फैक्टर, B के लिए श्रिंकेज फैक्टर, तो क्या मैं लिख सकता हूं श्रंक एरिया डिवाइड बाय द श्रंक फैक्टर का स्क्वायर? क्या इस तरीके से हम लोग करेक्ट एरिया निकाल सकते हैं? यस और नो? क्या इस तरीके से हम लोग करेक्ट एरिया निकाल सकते हैं? यस और नो? टेल मी डियर। तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये एक सवाल है जो कि आपका प्यारा सा होम असाइनमेंट है। आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया है, इस कंसेप्ट के बेसिस पे आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। टेक योर टाइम। तो सभी लोग क्लास के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं पे कोई भी दिक्कत आएगी आप मुझे बताएंगे, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन अगेन। तो कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कल तक का आपके पास टाइम है, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए फ्रॉम द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड, जो कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया है। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ सर्वेइंग अगर मैं बोलूं तो एरर ड्यू टू द रॉन्ग स्केल, कौन अगर हम स्केल गलत ले लेते हैं तो क्या क्या एरर हो सकती है? तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप करेक्ट लेंथ निकालना चाह रहे हैं तो मेजर्ड लेंथ इनकरेक्ट लेंथ में हम क्या कर देंगे, RF ऑफ द रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय RF ऑफ द करेक्ट स्केल। भाई हमने कोई स्केल गलत ले लिया और उस गलत स्केल की वजह से हमारे मेजरमेंट में हो गई कुछ गलतियां, उस कुछ गलत स्केल की वजह से हमारे मेजरमेंट में हो गई कुछ गलतियां। तो जो भी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है, जो भी मेजरमेंट हमने करा है, जो भी डिस्टेंस हमने मेजर की है, अब हम उसको सही करना चाह रहे हैं। तो सही करने का तरीका ये है कि एक बार तो आप दोबारा से सर्वे करिए। अब केवल एक लाइन तो है नहीं कि जो हम मेजर करने गए। समझो बात को, जब कभी भी हम सर्वे वर्क करेंगे हम मल्टीपल डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। अब सारे डिस्टेंस को मेजर कर दिया, प्लॉट कर दिया, फिर पता चल रहा है स्केल गलत हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। पूरे सर्वे वर्क को रिपीट करना इतना आसान तो नहीं होगा ना। तो फिर आपने कुछ कंसेप्ट यूज कर लिए कि अगर कोई करेक्ट लेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है, मेजर्ड लेंथ मेरे पास अवेलेबल है, RF निकाल लूंगा मैं रॉन्ग स्केल का, RF निकाल लूंगा मैं करेक्ट स्केल का, उसकी हेल्प से मैं करेक्ट लेंथ निकाल सकता हूं। सेम वही कहानी एरिया के लिए, दो डायमेंशन तो आपने इसका कर दिया स्क्वायर। अगर आप करेक्ट एरिया निकालना चाह रहे हैं तो RF ऑफ द रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय द RF ऑफ द करेक्ट स्केल का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द मेजर्ड एरिया, मल्टीप्लाई बाय द मेजर्ड एरिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इन कंसेप्ट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, आपके प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिलेंगे, DPP में भी देखने को मिलेंगे, और इन सभी कंसेप्ट्स को अप्लाई करके बहुत इजीली आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलें फिर आगे बात कर लें। अगेन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर होम असाइनमेंट। तो आज के आपके होम असाइनमेंट का ये दूसरा सवाल है और ये सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने भाई। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चन में अपने इस दिमाग को आपको अप्लाई करना है। जो भी कंसेप्ट आपने सीखे हैं उन कंसेप्ट को अप्लाई जरूर करना है, ठीक है। डू अप्लाई ऑल दीज कंसेप्ट्स एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ इन केस अगर कहीं पे कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। यह आपका एक गेट 2008 का 2 नंबर का सवाल है। तो दिस इज योर होम असाइनमेंट 3, दिस इज योर होम असाइनमेंट 3। यह आज की क्लास का तीसरा सवाल है। सेम कंसेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है, श्रंक स्केल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। कभी आपसे लेंथ पूछी जाएगी, कभी आपसे एरिया पूछा जाएगा, ठीक है। सो यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने स्केल का बेसिक कंसेप्ट कवर कर लिया। स्केल की जरूरत क्या है, कैसे हम स्केल को डिफाइन कर सकते हैं, स्केल की हेल्प से कैसे हम ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल की हम लोगों ने बात करी, इंजीनियर्स रिप्रेजेंटेशन की बात की। अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया RF के बारे में,
यूज क्या है आरएफ का, किस केस में आरएफ को यूज करें, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द श्रंक और एक्सटेंडेड स्केल। किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारा मैप श्रंक हो गया है या एक्सटेंड हो गया है, तो उस केस में हम किस तरीके से रिवाइज्ड स्केल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द श्रिंकेज फैक्टर, विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंडेड फैक्टर, वो हम लोगों ने डिस्कस किया। और अब बिल्कुल सही आंसर है, मे बी नहीं बिक्की, बिल्कुल सही आंसर है। और अगला जो डिस्कशन था हम लोगों ने किया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ, हाउ वी कैन कैलकुलेट द करेक्ट एरिया अगर हमारे पास रॉन्ग स्केल की वजह से कोई गलती हुई है हमारे मेजरमेंट में। तो इस क्लास का डिस्कशन बेटा हम लोग यहीं पे रखेंगे, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का एज सच गेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, बट जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो कोर्स हम लोग लेके चल रहे हैं वो मल्टीपल एग्जाम्स को भी कवर करने की कोशिश की जा रही, जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्केल के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं जो वर्नियर स्केल से रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आते हैं। तो अगला जो टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास का जो डिस्कशन होगा, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपकी है 9:30 PM पे। वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर निकाल पा रहे हो आप लोग, और बहुत आसानी से निकाल भी लोगे आंसर, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अटेम्प्ट जरूर करना, ट्राई जरूर करना, अटेम्प्ट जरूर करना और ट्राई जरूर करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो ये आज की क्लास का डिस्कशन था। अगला क्लास जो आपका होगा 9 PDF मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल अभी इसी क्लास के बाद आपका PDF अपलोड हो जाएगा। तो क्लास के खत्म होते आई विल शेयर द PDF, और वो PDF आपके ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो यू नीड नॉट टू वरी फॉर ऑल दीज थिंग्स, जस्ट कंसंट्रेट, आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे पे हम लोग आप तक पहुंचाते रहेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी और प्रैक्टिस रिवीजन, ज्यादा से ज्यादा इस पे ध्यान दीजिए। हमने अपने आसपास कितना डेटा कलेक्ट कर लिया है उससे एग्जाम नहीं निकलेगा, हमने यहां पर डेटा कितना कलेक्ट कर लिया है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है हम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट को समझें, रिटेन करें, अप्लाई करें, सारी चीजें एक एक करके आपको मिलती चली जाएंगी। तो अगर क्लास के साथ आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं बेटा, तो कल भी मैंने आपको बताया था क्लास के बाद हार्डली इट विल टेक 20 मिनट 30 मिनट टाइम, आप इन सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज भी कर पाएंगे और इस PDF की हेल्प से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत सारी चीजें डिक्टेट करूंगा तो ऑब्वियसली द कोर्स विल बी टू लेंदी, और उतना टाइम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास नहीं है। ठीक है। So I hope the discussion is clear to everyone. This was all about for this class. Do join the class on the time. और जो हमारी next class होने वाली है that will be on 9:30 PM. This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning.